मेरे एक बार उसने सर दीवार में मारा था। मेरा ये सर ऐसे फूल कैसा लग रहा था या कटोरा जैसा बन गया है और मैं हाफ एन आवर के लिए बेहोश रही हूँ। जब मुझे होश आया था तो मेरा बच्चा पास में बैठा रो रहा था, मेरा 2.5-3 साल का बच्चा। और टॉक्सिक मैरिजेस, रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप्स एक्सपीरियंस है मुझे सबका, और आज मैं अपना वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीप्ति। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उस टॉपिक पे बात करूंगी जिसका मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। ये कोई कोरा ज्ञान नहीं है। मैंने सोचा था कि जब मेरे चैनल की रीच बढ़ जाएगी तब मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, बट कोई बात नहीं। मैं फिलहाल बात भी अपनी ही बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में ही करना चाहती हूँ। और जब मेरी रीच बढ़ जाएगी ना तब मैं इस टॉपिक को और इलेबोरेट करके बताऊंगी, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। अभी बात करना चाहती हूँ, शादी टूटती है तो कैसा लगता है, और उस पेन से, उस फेज से हम कैसे कोप करें, यानी कि कैसे निकलें, कैसे खुद को संभालें, कैसे बैलेंस करके नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। पहले थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो अभी तो नहीं बनाना चाहती हूँ। तो अभी मैं बात करूंगी मैरिज के बारे में। तो मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी व्हेन आई वाज ओनली 19 ईयर ओल्ड एंड इट वाज लव मैरिज। द प्रपोजल वाज फ्रॉम हिज साइड एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस चीज को मुझे बताना भी चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बट ही लिटरली ब्लैकमेल्ड मी अलॉट। उसने अपना हाथ काट लिया था और बार 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 मरने की धमकी दी जा रही थी, बिकॉज वेरी फर्स्ट हैंड आई डिसमिस द प्रपोजल। एंड गर्ल्स, कोई कितना भी हाथ काटे या गला काटे, आपको हाँ बोलने की नीड नहीं है, वरना बहुत बुरी हालत होगी आपकी फ्यूचर में। ओके, बिकॉज दिस इज द ट्रेट कि बंदा बहुत टॉक्सिक है, या बंदी, अगर वो भी ये सब कर रही है तो वो एक टॉक्सिक पर्सन है। और टॉक्सिक पर्सन से आपको दूर रहने की बहुत नीड है। अब मैं बताती हूँ कि सिर्फ यही रीजन नहीं था इतनी जल्दी शादी हो जाने का। देयर वॉज वन मोर रीजन, वॉज दैट कि मेरी फैमिली में मेरे लिए माहौल बिल्कुल भी अच्छा था नहीं। आई यूज टू क्राई अ लॉट, आई यूज टू फील अनलव्ड, बिकॉज आफ्टर माई फादर्स डेथ थिंग्स चेंज्ड। मुझे हर मिनट यही फील कराया जाता रहता था कि यू आर अ गर्ल, इस कम बोलो, धीरे बोलो, तो तुम्हारी पढ़ाई में हम क्यों लगाएं पैसे, बिकॉज तुम्हारी शादी करनी होगी, उसमें दहेज में जाएगा पैसा। एंड आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल जो किसी की बातें सुन के चुपचाप बैठे, या सही होते हुए भी खुद को बैक ऑफ करे। मैं रिबेलियस नेचर की हूँ, मैं लड़ती हूँ, मैं अपने हकों के लिए लड़ती हूँ, और मैं ऐसी हमेशा से हूँ। और मुझे मेरे पापा ने ही ऐसा बनाया था, और मेरी नींव वैसी ही थी। मैं गई भी बिल्कुल अपने फादर में थी। मेरे फादर और मेरा फेस इतना मिलता है कि बचपन में भी मैं जब अपने गांव या कहीं जाती थी जहां पे लोगों ने मुझे नहीं देखा, सिर्फ मेरे पापा को देखा होता था, तो वो देख के पहचान लेते थे कि ये उनकी बेटी थी। एंड सेम एज नेचर, मेरे पापा भी बहुत ऐसे इंसान थे, बहुत प्रैक्टिकल, गलत बात नहीं सुन सकते, झेल नहीं सकते, उन्हें नहीं फर्क पड़ता था कि उनके सामने खड़ा कौन है। एंड वो स्टैंड लेते थे खुद के लिए, सबके लिए। सेम नेचर मेरा था। तो अब आप समझ लो मेरे साथ क्या होगा। वही होता था। मम्मी सपोर्ट करना भी चाहती थी, बट उनकी इतनी चलती नहीं थी। मेरी मम्मी बहुत दब्बू स्वभाव की हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, अच्छी इंसान है, बट बहुत दब्बू हैं। उनको कोई भी दबा सकता है। और मैं तो बच्ची थी ना, बच्ची का साइड लेती तो और लोग उनको प्रेशर बनाते ना। ऊपर से मेरा भाई मुझसे बड़ा था, और मेरा भाई पूरी तरह से मेरे जो अदर रिलेटिव्स थे उनके इन्फ्लुएंस में रहता था। और आप जानते हो कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता था तो उसने माँ बनाई थी, लेकिन शैतान हर जगह नहीं हो सकता था तो उसने रिश्तेदार बनाए थे। तो वही चीज मेरे साथ हुई, वो शैतानों की तरफ ही था मेरा भाई। सो दिस वॉज द रीजन मैं इतनी ज्यादा वहां पे परेशान हो गई थी। मैं 12th क्लास से ही डीप डिप्रेशन में थी, डीप डिप्रेशन में। एग्जाम्स के जस्ट पहले मैंने सोना बंद कर दिया था, और कॉन्टिन्यूसली 48 आवर तक मैं नहीं सोई थी। मैं अपने घर की टॉक्सिसिटी से इतना ज्यादा तंग आ गई थी। और मेरे अंदर जिस दिन ताकत होगी मैं इस बारे में बात करूंगी, मैं इस बारे में बात करूंगी। अभी नहीं मेरे अंदर इतना करेज है कि मैं उस बारे में बात कर सकूं, बिकॉज मेरे बाप ने अगर मुझे हिम्मत दी, लड़ना सिखाया, तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि कभी अपनी फैमिली की बुराई मत करो, चाहे वो कितनी भी बुरी हो।
और आज भी मैं अगर बोलूंगी तो ओवरऑल बोल दूंगी, या किसी से बहुत ज्यादा दिक्कत है उसको बोल दूंगी, लेकिन मैं बैठ के अभी भी प्रॉपर उनकी बुराई नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज वो मेरे अंदर इम्प्लांट है। मुझे नहीं पता मेरे अंदर कब ताकत आएगी वो सब करने की, बट आई एम ट्राइंग और मैं बोल पाऊं उसको। तो होता क्या है, मैं ऑलरेडी इस टॉक्सिसिटी से थी बहुत ज्यादा परेशान, और बीएससी सेकेंड ईयर में आके मुझे ये बंदा मिला था लाइब्रेरी में। मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, भले ही ये मेरे बेटे का बाप है, बट मैं नाम नहीं लेना चाहती। और ही वॉज माई फर्स्ट बॉयफ्रेंड, यानी कि इट वॉज माई फर्स्ट रिलेशनशिप, एंड आई गॉट मैरिड विद दिस पर्सन। वो इतना बड़ा वाला मैनिपुलेटर था कि जैसा कि मैंने बताया कि उसने मैंने उसका प्रपोजल डिसमिस किया था तो उसने हाथ काट लिया था, बट मुझे उस वक्त इतनी अकल नहीं थी कि ये काटा जाता है, ये नहीं, उसने ये एरिया काटा था अपने हाथ का, ठीक है। और मैं इतनी इमोशनल इंसान, मुझे लग रहा था कि अगर इसको कुछ हो जाए, इस ये मर जाए, और मेरे दिमाग में विजुअल्स आ रहे हैं कि उसकी माँ रो रही है, उसका भाई रो रहा है, भले ही उन लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो कोई लड़की थी, क्या थी, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से उनका बच्चा चला गया, लेकिन मुझे तो पता है कि मेरी वजह से चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। आई वुडंट हैव बीन द रीजन वाज दैट मैन, उसकी पागलपंती थी वो, मैं कहाँ से रीजन हो जाती उसका, ठीक है। तो एंड मैं सिंह हूँ, यानी मैं राजपूत की डॉटर हूँ, एंड ही वॉज पंडित, तो कास्ट का कुछ ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम था नहीं, दोनों ही जर्नल से आते हैं। मैं कास्टिज्म में ऐसा कोई ट्रस्ट रखती नहीं हूँ, बट हम मैं अपनी फैमिलीज के लिए बता रही हूँ, देयर वॉज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन कास्ट। तो बॉयफ्रेंड बनने के बाद मेरी उससे शादी भी बहुत जल्दी ही हो गई थी। मैं बीएससी थर्ड ईयर में आने वाली थी तभी हो गई थी। और क्या था, उसके बाद मैंने अपनी बीएससी कंप्लीट की है, फिर मैंने बीएड किया है। तो अब मैं बताती हूँ कि क्या होती है टॉक्सिसिटी, और ये शुरू कहाँ से हुई थी। आदमी, जो बंदा मेरा बॉयफ्रेंड था, शादी के बाद मुझे पता चला कि वो गुटखा खाता है, और वो चीज जान के मुझे लगा कि यार ये क्या क्या किया मैंने। तो वो गुटखा कोई तब से नहीं खा रहा था, मुझे बाद में पता चला वो 8th क्लास से गुटखा खा रहा था, और मुझे शादी के बाद ये पता चला। मैंने उसके दांत नहीं देखे थे कभी, और मैं मतलब सरप्राइज्ड। और मैं उस वक्त ना लोगों के हाई स्कूल इंटर परसेंटेज इनके बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी। उसने मुझे बताया कि ही वाज थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लोगों के रिजल्ट नहीं देखती हूँ, लेकिन एट दैट टाइम मुझे फर्क पड़ता था इन चीजों का। उसने मुझे बोला कि मैं हाई स्कूल में यूपी बोर्ड से 67% से पास था, जबकि उस वक्त 67% वॉज अ ह्यूज नंबर फॉर यूपी बोर्ड स्टूडेंट। एंड ट्वेल्थ में भी उसने बताया कि वो ऐसा कुछ 75% से पास था। एंड मेरी बेवकूफी देखो, मैंने कभी मार्कशीट दिखाने को नहीं बोला। एंड आफ्टर मैरिज जब मैं उस एक दिन जो है पेपर्स वगैरह सेट कर रही थी, एंड आई ट्राइड टू सी हिज मार्कशीट्स एंड ऑल, एंड मैं देख रही हूँ कि वो हाई स्कूल में एक बार फेल हुआ, उसके बाद उसने दोबारा कहीं पेपर दिए थे जाके, तब जाके वो पास हुआ था, बेरली सेकंड आ पाया था वो। और ट्वेल्थ में भी वही उसकी हालत थी, यार मेरे डॉग्स के बाल आ जाते हर जगह। ट्वेल्थ में भी वही हालत थी उसकी, एंड मैं बहुत नाराज हुई। पहले तो वो गुटके वाली बात आ गई, फिर इसकी बात आ गई, तो मैंने कहा तुमने मुझसे क्यों झूठ बोला। तो उसने बोला अब क्या कर दोगी, अब क्या करोगी तुम, क्या तलाक दे दोगी। एंड उसने इस चीज को एक मजाक समझ लिया था। वो उसकी जैसे जैसे चीजें बाहर आ रही थी, वो मुझसे यही कहता रहता था कि क्या तलाक दे दोगी, क्या तलाक दे दोगी। और शायद मैं तलाक के लिए उस वक्त सोचती भी ना, बट ये शब्द जो वो बार बार मुझसे बोलता था वो मेरे दिमाग में इम्प्लांट होता चला गया, सीडिंग वहीं से चालू हुई थी मेरे अंदर। और तब उसने बोला, फिर एक दिन आई स्मेल की ही इज ड्रंक, एंड ही टोल्ड कि इतना सा भी कोई नशा नहीं करता वो। गुटखा निकल आया, एंड धीरे धीरे नशे में धुतता रहा है और लड़ रहा है मुझसे। क्या बोलता, मैं कहती थी तुम दारू पी के आए हो, तो वो लड़ता था और मुझसे क्या बोलता था कि तुम इतनी घटिया औरत हो, तुम इतनी टॉक्सिक औरत हो कि तुम किसी भी इंसान की जिंदगी हराम कर सकती हो, तुम फालतू में मेरे ऊपर दारू पीने का इल्जाम लगाती हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा हो क्यों। दीज वर यूज टू बी हिज स्टेटमेंट्स जबकि वो दारू पिए रहता था। और मैं सिर्फ कंफर्मेशन मांगती थी, मैं पूछती थी, मैं कहती थी मुझे बस सच बताओ ना। और मैं जानती थी कि पिए है, बट मैं इतना ज्यादा दारू की स्मेल को लेके कुछ मैं नहीं जानती थी भाई। मेरे पिताजी मेरे 12 साल की एज में ही जा चुके थे, मैन इंटरेक्शन मेरा था नहीं इतना ज्यादा, मैं नहीं जानती दारू वारू की इतनी बदबू होती क्या है। मुझे बिहेवियर में एक विजुअल चेंज दिखाई देता था। एंड फिर
उसका हाथ चलने लग गया। एंड मैं बता दूं, हाथ उसने पहले चलाया हमेशा। वो एक मैन था, उसमें ज्यादा ताकत थी, मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने हमेशा बराबर मारा है। आई एम नॉट दैट सती सावित्री पर्सन जो तुम मेरे को एक थप्पड़ मारोगे, वो भी इसलिए क्योंकि तुम दारू के नशे में हो और मैं वो थप्पड़ खा लूंगी कि तुम पति परमेश्वर हो। नहीं, मैं तुम्हें पलट के 4 मारने वाली हूँ। और अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं उसको ट्रिपल इंटेंसिटी से मारती। बट बात ये थी कि मैं बहुत वीक हूँ, हमेशा से मैं फिजिकली बहुत वीक रही हूँ। तो मैं अपने हिसाब से जितनी चोट दे सकती हूँ वो अपने हिसाब से देती थी, बट वो उसके लगती नहीं थी। चोटें लगती थी मेरे ही हमेशा। मेरे एक बार उसने सर दीवार में मारा था, मेरा ये सर ऐसे फूल कैसा लग रहा था या कटोरा जैसा बन गया है, और मैं हाफ एन आवर के लिए बेहोश रही हूँ। जब मुझे होश आया था तो मेरा बच्चा पास में बैठा रो रहा था, मेरा 2.5-3 साल का बच्चा, और बोल रहा था मेरी मम्मा को क्या हुआ, मेरी मम्मा को क्या हुआ। एंड वो पेन आज तक जब हवाएं चलती हैं तो मेरे सर में होता है। सेकंड, एक बार उसने वो अंगूठियां अंगूठियां बहुत पहनता था, सुपरस्टिशियस था, तो उसने एक बार मेरे मुंह में घूसा मारा था अंगूठियों अंगूठियों के साथ ही। तो मैं दिखा सकती हूँ, मेरा दांत अभी भी टूटा है। ये दांत मेरा उसके मारने की वजह से टूटा था। और ये चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, मेरे बच्चे की बर्थ भी नहीं हुई थी और हम लोग रह रहे थे जॉइंट फैमिली में। और फिर बीच में मैं भी तब शायद मैं उससे अलग हो सकती थी या हो जाती, बट फिर एक जो है आ गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम। उसकी माँ को कैंसर डिक्लेयर हो गया था। एंड मैं सच में, मैं हूं ऐसी, मैं लोगों को परेशानी में देख के अपनी जान तक देने को रेडी हो जाऊं। मेरे अंदर सेवा भाव, लोगों के दर्द कम करने का बहुत बहुत ज्यादा नेचर है मेरा, और इसीलिए मैं इतना जानवरों के लिए करती हूँ। कितनी गालियां खाती हूँ मैं, किससे नहीं गालियां खाती हूँ, बट मुझे लगता है कि उसको नीड है और मैं वो सब कुछ, हर गाली सब टॉर्चर झेल रही हूँ मैं। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं, तुम लोग नहीं समझोगे। जब उनको कैंसर हो गया, एंड उसकी मदर का बॉन्ड मुझसे हमेशा से अच्छा था, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। और अभी फैमिली के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ, देखो ससुराल एक ऐसी जगह होती है जहां सबको ही एडजस्ट करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो प्रॉब्लम्स आपके लिए कुछ भी नहीं होंगी अगर आपके और आपके हस्बैंड की ट्यूनिंग अच्छी है, आप लोग का अच्छा जमता है तो हर प्रॉब्लम कम है। बट अगर आप दो लोगों का अच्छा नहीं जमता है तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो जाएंगी, या वो लोग कितने भी अच्छे हो आप नहीं रह पाओगे उस जगह में, क्योंकि ससुराल हस्बैंड से होती है। राइट। तो फिर उसकी मदर जब बीमार हो गई तो थोड़ा मेरा और उसके बीच में ये हो गया था कि उतना लड़ाई झगड़ा ये सब हो नहीं पाता था। मैं बहुत बिजी रहती थी, मैं पूरे दिन में कहीं पे 4-5 घंटे सो पाया करती थी। उसके बाद पूरे दिन घर का काम, रिश्तेदार आते जाते थे, मम्मी की ड्रेसिंग हो गई, उनको दवाइयां देना, हर वक्त मम्मी, क्योंकि उनका कैंसर खुला हुआ था, तो हर वक्त मैं मम्मी में बिजी रहा करती थी। तो वो पी पा के आता था, अपने ऊपर सो जाता जाके, मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं कर पाती थी। उसके बाद मेरे पास तब भी एक पपी था, और मतलब ब्रूनी, और तब मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। फिर उनकी डेथ हो जाती है। अब सब लोग मिलके, पूरे मतलब परिवार के लोग, बच्चा कर लो, शादी का 4 साल होने आ रहा है, कुछ लोग कहने लगे कि मुझे आके सीधे डॉक्टर्स का नंबर देने लग गए कि इनको दिखा लो। लोगों को लग रहा था कि मुझे मेडिकल इशू है, बच्चे हो नहीं सकते मुझे, ऐसे ऐसे करके। और सब कहते थे। मैंने कहा यार ये ड्रिंक ड्रिंक करता है, जॉब वॉब का भी मुझे कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है, इसका ग्रोथ नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, एक ही कंपनी में है, तब से कुछ हजारों दिक्कतें जॉब में चलती रहती हैं। तो सबने कहा कि बच्चा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। दुनिया की सबसे घटिया एडवाइस है ये, कोई तुम्हें दे ना उसको ब्लॉक मार देना। मैं इतना कुछ इस सपोर्ट में हूं नहीं कि सबको बच्चे होने चाहिए, बच्चे होने ना होने ये सबका एक पर्सनल डिसीजन है। और कोई ना, हम लोग या वो कोई वीर विक्रमादित्य का डीएनए लेके नहीं घूम रहे थे कि अगर हमारा वंश आगे नहीं जाएगा, हमारा डीएनए आगे नहीं जाएगा तो दुनिया को पता नहीं कौन सी ही दिक्कतें हो जाएंगी। नो, नथिंग इज लाइक दैट। ओके, बट आई एम अ पीपल प्लीजर, आई एम अ वैलिडेशन सीकर। वो मेरे को बोलने लगा कानपुर चलो दिखा के लाते हैं, जबकि कोई दिक्कत थी ही नहीं। बट आई थॉट ओके, मे बी मैं हो गई मैनिपुलेट, 22.5 साल की ही थी मैं उस वक्त। तो मैंने जो है कंसीव कर लिया, मेरा बच्चा हो गया, और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रही। हाँ, मेरा बच्चा मेरे लिए आज सब कुछ है। इवन आई एम अ गर्ल जो बहुत कम उम्र से ही माँ जैसे बिहेव करती है, बहुत केयरिंग नेचर की हूं मैं, और मेरे लिए बच्चे जिंदगी हैं। मैं बच्चों के ऊपर कुछ नहीं सोच पाती, चाहे वो मेरे हों, चाहे जानवरों के हों, चाहे किसी और के हों। अब मैं बताती हूँ उसकी टॉक्सिसिटी, और कैसे ये लोग बोलते हैं ना कि बच्चा हो जाने तो सब सुधर जाएगा। मैं बताती हूँ कैसे होता है ये सब, या होता भी है या नहीं, ये कितना बड़ा मिथ है। आई वॉन्ट टू टेल यू, कभी भी बच्चों के नाम पे अपनी मैरिज, अपनी टॉक्सिक मैरिज को बनाए रखना, उसमें रहना, और
मैरिज को बचाने के लिए बच्चा पैदा करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं, इससे घटिया बाप बाप कोई नहीं हो सकते इस दुनिया में, जो बच्चों के नाम पे इस तरीके के घरों को जिंदा रखते हैं। बिकॉज मेरा जब बच्चा पैदा हो गया था ना, उसके बाद वो बंदा और ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। बिकॉज उसके दिमाग में क्या था, अब तो बच्चा पैदा हो गया, अब ये जाएगी कहाँ। उसने मेरे बेबी के पैदा होने के 15 दिन बाद से मुझे मारना पीटना चालू कर दिया था, और मेरी प्रेगनेंसी में जब मेरा पेट इतना निकला था, उसने मुझे लातों से मारा था। और मैं हूं इतनी बेवकूफ, मैं 9 साल रही हूँ उस शादी में। मैंने अपने बच्चे के पैदा होने के बाद भी 5 साल तक उस शादी को निभाया था, सिर्फ इसलिए कि मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, इतना तो मैं कमा नहीं पाती हूँ, मैं तो स्कूल में पढ़ाती थी, और मैं अकेली रहूंगी तो मेरा बच्चा घर में छोड़ के मैं कैसे चीजें मैनेज करूंगी। मेरे बच्चे को भी बाप का प्यार नहीं मिलेगा जैसे मुझे नहीं मिला, बट मैं बहुत गलत थी, क्योंकि जब मैंने देखा धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, तो मेरा बेटा उसके आने से भी डरता था। मम्मी पापा आ रहे होंगे, मम्मी आप प्लीज कुछ ना बोलना, पापा चाहे कुछ भी कर दें आप ना बोलना। रोता था, कहता था मुझे इस घर से जाना है। और तब मुझे लगा कि अरे दीप्ति, तुमसे घटिया माँ नहीं है कोई, जो तुम अपने बच्चे को इस माहौल में रख रही हो, और स्वार्थ तुम्हारा है, क्योंकि तुम डरती हो बाहर निकल के कमाने से, क्योंकि तुम डरती हो बाहर निकल के संघर्ष करने से। और तुम इस छोटे से बच्चे को, जिसको तुमने अपनी मर्जी से पैदा कर लिया, ही वॉज नॉट विलिंग टू कम इन दिस वर्ल्ड, और अब तुम उस छोटे से बच्चे को डिप्रेशन दे रही हो। फिर भी मुझे 9 साल लगे उस शादी से निकलने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है जिसको बोलते हैं ट्रॉमा बॉन्ड। जब हम उस इंसान को छोड़ देते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में एक वॉइड दिखाई देने लगता है कि अब हम क्या करें। और ये लोग भी टॉक्सिक मैरिज में क्या करते हैं, आपको रात को मारेंगे, सुबह आपके पैर दबाएंगे। उस बंदे ने जितने मेरे पैर दबाए हैं मैं नहीं बता सकती, जबकि मैं ऐसी इंसान हूं कि हाथ पैर और सर दबाना मुझे पसंद ही नहीं। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट लोगों को अच्छा क्यों लगता है कि वो अपने पैर दबाते हैं, सर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं। मुझे दर्द होने लगता है, बट वो फिर भी मेरे पैर दबाया करता था और रात को पी के आ जाता था। उसके बाद उसने मेरे बच्चे के पैदा होने के कुछ 2 साल तक उसने जॉब वॉब भी छोड़ दी थी। उसके बाद अर्न भी मैं कर रही हूँ, जितना कर पा रही हूँ सब लगा रही हूँ। मेरे पैसे चुरा चुरा के भाग जाता था, मेरे मोबाइल चुरा रहा था। कभी उसने बच्चे की फीस नहीं दी, जब से मेरा बच्चा पैदा हुआ दूध का खर्चा कभी नहीं दिया, कभी मेरे बच्चे के जो भी मोबाइल लेके दिया, रिचार्ज है, उसके टीवी कनेक्शन का पैसा, उसने कभी कुछ नहीं दिया, कभी भी नहीं। मेरे वर्क प्लेस में जा जाके दारू पी के तमाशा करता था। एक बार दारू पी के तमाशा कराता था, दूसरी बार लंच लेके पहुंच जाता था घर से कुछ अच्छा सा बना के। ये वो पुश होते थे कि झगड़ा हो गया फिर प्यार हो गया, लेकिन नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी नहीं बदलता। मैं उस शादी में रह के ही लगभग 6-7 साल बाद ही मेरे दिल से उसके लिए फीलिंग खत्म हो गई थी। मुझे लगता था कि ये दारू पी के कहीं पड़ा रहे, घर ही ना आए, और वो 1-2 रात नहीं आता था तो मेरी और रातें बहुत अच्छी कटा करती थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रही थी। मैं उस सिटी में ही अलग रहना मैंने शुरू किया था अपने बेटे के साथ। मुझे अकेले रहने से बहुत डर लगता था, सिटी छोड़ने से, सबसे मुझे बहुत डर लगता था। मैंने घर चेंज कर लिया, वहां मैंने बोल दी, मैंने कहा इसको बताऊंगी नहीं, लेकिन फिर इसने रोना गाना चालू किया, दरवाजे पे आके रोने लग गया, लेट गया आके, मैंने फिर रख लिया। फिर 10 दिन बाद उसने मारपीट मचाई, फिर मेरा बच्चा रोआ, मम्मी आपके समझ में क्यों नहीं आता है, वो बोल रहा है मम्मी मत लो अंदर, मत लो अंदर। बट मेरा ट्रॉमा बॉन्ड, मुझे अकेले रहने का डर। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये पेन तो झेलना पड़ेगा, मैं पेन झेलने से डर रही हूँ। और मुझे अपने बच्चे की तरफ, मैं, क्योंकि मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं अपना बच्चा चुन लूं या उसको चुन लूं। क्योंकि बच्चों के नाम पे टॉक्सिक मैरिजेस रहना बहुत घटिया। आप क्या प्रोडक्ट देने वाले हो सोसाइटी को? जो बच्चे ऐसे घरों में बड़े होते हैं जहां जैसे कोई अडल्ट्री में है, किसी का कैरेक्टर गंदा है, या कोई बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, मारपीट मचाता है, ऐसी छतों के नीचे बच्चों के नाम पे शादी को बचाने से बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। ऐसी जगहों पे एक इंसान के साथ ही बच्चे अच्छे से रह सकते हैं। आप कट ऑफ मत करवाओ बच्चों का उसके दूसरे वाले पेरेंट्स से, लेकिन आप दोनों साथ में रह के उन्हें नहीं अच्छे से पाल पाएंगे। इवन हो सकता है आप बच्चों के सामने ना लड़ें, हो सकता है अब मान लो कोई पार्टनर आपका अडल्ट्री में है। देखो, वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। मैंने बोला ना, नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। तो वो अगर किसी को चीटिंग की आदत है, वो अगर एक बार भी चीटिंग कर चुका है, देन एंटायर लाइफ वो बंदा नहीं मानेगा। वो अब आपको उसे पकड़ना मुश्किल पड़ जाएगा, वो ज्यादा होशियार हो जाएगा। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों छुपा ले गए, बट नहीं ना, घर के वाइब्रेशन ही खराब हो जाते हैं। ठीक है, बाय वाइब्रेशन इंटरनल चीजें, टच, ये सब एक्सिस्ट करता है, और बच्चे इन चीजों को बहुत बहुत ऑब्जर्व करते हैं। वो बस बोल नहीं पाते, चीजों को इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, शब्दों में नहीं उनको गांठ पाते हैं। तब मुझे लगा कि यार ये पेन तो मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि अलग होती हूं तो पेन तो होता है, वॉइड तो क्रिएट होता है, अकेलापन लगता है। बच्चे को नहीं लगता, बच्चे को नीड मेरी है,
ठीक है, उसके लिए मैं दुनिया हूँ, बट मेरा क्या, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, मेरा एक पार्टनर था, अब मैं उससे अलग हो रही, तो मेरे लिए वॉइड हो गया क्रिएट। तो मुझे लगा ये दर्द मुझे झेलना पड़ेगा, और इसको झेले बिना कुछ नहीं हो सकता, और रिप्लेसमेंट भी इसका जो है इलाज नहीं है कि मैं सोचूं मैं किसी और से बात करने लग जाऊं, मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाऊं, वो भी इसका इलाज नहीं हो पाएगा। देन मैंने पूरा सिटी स्विच किया है और मैं यहां आ गई। मुझे ये लगता था कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा मेरी, मुझे लाइफ में कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं लाइफ में कभी नॉर्मल जी नहीं पाऊंगी, और उस वक्त वही लगता है कैसे क्या होगा। बट जब आप उस चीज से बाहर निकल के आते हो, तब लाइफ की बहुत सारी पॉसिबिलिटी, नई लड़ाई, ऐसा नहीं है बाहर आपको कोई थाली में सजा के खुशियां दे देने वाला है, आपको सेटल कर देने वाला है, नहीं। अब संघर्ष तो आप अभी भी कर रहे हो, संघर्ष आप वहां रह के भी कर रहे थे, बट आपका बच्चा क्या झेल रहा था, मेंटल हैरेसमेंट। और अब आप अकेले रह रहे हो, शांति में रह रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन ये संघर्ष आपको शांति दे रहा है, आपको आगे ले जा रहा है, और जो भी अब हो रहा है ना, वो कुछ ऐड करेगा आपकी जिंदगी में। तो कभी भी एक टॉक्सिक मैरिज में बच्चों के नाम पे रहना बहुत गलत चीज है। आपको निकलने में समय लगेगा, आपका ट्रॉमा बॉन्ड टूटने में समय लगेगा। रिप्लेसमेंट कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। और ये सोचो कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं होता, ठीक है, बाय भगवान न करे उसको कुछ हो जाता, लाइक जैसे मेरी मदर अकेली रह गई, तो क्या आप नहीं जिंदा रहते इस आदमी के बिना? आप रहते, आप तब भी लड़ते, है ना? तो वही सोच लो कि अगर ये होता नहीं तो क्या, तब क्या मैं नहीं जिंदा रहती? तब रहती या रहता, ये दोनों लोगों के लिए है, मैन के लिए भी बोल रही हूँ, वुमेन के लिए भी बोल रही हूँ। यही सोचो कि अगर इंसान होता ही ना तो कैसे चलता, और फिर हर चीज के रास्ते निकल के आते हैं। संघर्ष आपको हर जगह करना है तो बेटर है आप अपना मेंटल पीस चूज करो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल बनाओ। जरूरी नहीं है कि माँ बाप दोनों रहें एक छत के नीचे, चाहे वो अडल्ट्री करे, गंदी घटिया हरकतें करे या आपस में मारपीट करे, पर बच्चों को वहां रखना है, रखना है, रखना है। तो आपसे बड़ा आपके बच्चों का दुश्मन कोई नहीं है इस दुनिया में। एंड दिस इज हाउ मैं जब वहां से निकल आई, और तब मुझे लगा कि मैंने इतने साल भी क्यों दिए, 9 साल भी क्यों दिए, मे भी मुझे शायद 1 ही 2 साल में छोड़ देना चाहिए था। और तब नहीं छोड़ा, जब मेरा बच्चा हुआ, जब मेरा बच्चा डरने लगा था, 2 ढाई साल का हुआ, मुझे तभी छोड़ देना चाहिए था। इट्स नॉट लेट देन नेवर, और इट हैपेंस। एंड मैं उन 9 सालों से तो बहुत बेटर हूँ, बहुत बेटर। मैंने कभी आज तक एक भी ऐसा दिन तो उसके बाद नहीं देखा कि मुझे लगे कि यार इससे बेटर तो वो लाइफ पूरे 9 साल में नहीं। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस, आई ट्राई टू शेयर। मैं कोई बहुत बड़ी बाबा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई बहुत अच्छा लाइफ में ऐसा बहुत बड़ा कुछ अचीव करके नहीं बैठी हूँ, बट हाँ मैंने वो हिम्मत की है जहां मैं देखती हूँ कि मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं, उनके पास मुझसे ज्यादा सपोर्ट है, मुझसे ज्यादा बैकअप है, बहुत कुछ है, पर वो ऐसी मैरिजेस परस्यू कर रही हैं, अनफेथफुल पार्टनर, उनकी गंदगियां सामने आ जाती हैं, फिर भी उनकी जगह दूसरे लोगों पे चिढ़ना, उनको परेशान करना, उस शादी में रुके रहना, अपने बच्चों को करेक्टरलेस बनाना। देखो जो ये बच्चे बड़े होके होते हैं ना टॉक्सिक, ये रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये स्कैमर्स जिनका कोई मोरल नहीं होता है, ये धोखा देने वाले, ये ऐसी ही मैरिजेस के प्रोडक्ट होते हैं कि जहां माँ अलग मुंह मार रही है, बाप अलग मुंह मार रहा है, रात को बाप दारू पी के माँ को पीट रहा है, या माँ बाप के जाने के बाद घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कुछ लौंडे वंडे बुला रही है, या 10 बुराइयां कर रही है, या अपने पति को टॉर्चर कर रही है। इन्हीं मैरिजेस के प्रोडक्ट बड़े होके रेपिस्ट, मर्डरर और स्कैमर और लोगों को फ्रॉड करने वाले मैरिजेस को और ज्यादा खराब करते हैं, वो इन्हीं मैरिजेस के प्रोडक्ट होते हैं। तो सोसाइटी को कुछ देना है ना, तो भैया उन बच्चों के नाम पे ऐसे पाप मत करो, ठीक है, और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दो अपनी सोसाइटी को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अच्छे डिसीजन ले अपनी लाइफ में, फरी बच्चों से प्यार करें, टेक केयर, बाय बाय।